नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा खास तौर पर उन लोगों से जुड़ा है जो कनाडा में हैं और अपने माता पिता या फिर दादा दादी, नाना नानी को अपने पास बुलाना चाहते हैं। हाँ, ये पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जिसे पीजीपी कहते हैं, इसमें कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं 2025 से। बिल्कुल, कनाडा सरकार ने इनकी घोषणा की है और हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ सरकारी सूचनाओं और लेखों पर आधारित है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन बदलावों को थोड़ा गहराई से समझें। कि ये हैं क्या असल में। हाँ, प्रक्रिया कैसे बदल रही है और सबसे जरूरी कि भाई जो लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर जो सुनने में आ रही है वो है लॉटरी सिस्टम का खत्म होना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता था, आपको याद होगा कि हजारों लोग इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर फॉर्म भरते थे। हाँ, बिल्कुल। और फिर उनमें से कुछ ही लोगों को, मतलब पूरी तरह किस्मत के आधार पर, लॉटरी से चुना जाता था। कई सालों से ही चल रहा था। हाँ, और इस पर काफी बातें भी होती थीं, आलोचना भी होती थी कि ये भाग्य पर ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल। सोचिए, कोई परिवार है, सालों से तैयारी कर रहा है, सारी शर्तें पूरी करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए रह जाता है क्योंकि लॉटरी में नाम नहीं आया। इससे काफी अनिश्चितता रहती थी। निराशा भी होती होगी। हाँ, निराशा भी। तो सरकार का इसे हटाना एक तरह से दिखाता है कि वो शायद प्रक्रिया को ज्यादा अनुमान लगाने लायक बनाना चाहते हैं। सही बात है। तो फिर अब चुनाव कैसे होगा? अगर लॉटरी नहीं है तो क्या कोई नई व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल। जानकारी तो यही है कि 2025 से एक नई प्रणाली आ रही है। इसे वो कह रहे हैं पथ आधारित, मतलब पाथ बेस्ड सिस्टम। पथ आधारित, ये क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि देखिए, अब प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी अच्छा, जिन्होंने पिछले सालों में, मतलब 2020 से लेकर अब तक, अपना इंटरेस्ट फॉर्म जमा किया था। हाँ, जो पहले भर चुके हैं लेकिन लॉटरी में चुने नहीं गए थे। ओहो, तो ये तो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही कतार में थे, एक तरह से। सही कहा आपने, बिल्कुल। यूं समझ लीजिए कि उनकी एक अलग प्रायोरिटी कतार बन गई है अब। IRCC यानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इन लोगों को सीधे इनवाइट भेजेगा अप्लाई करने के लिए। तो ये उन हजारों लोगों के लिए वाकई एक बड़ी राहत है जिन्होंने पहले कोशिश की थी, सारी शर्तें भी शायद पूरी करते थे, पर लॉटरी की वजह से रह गए। हाँ, उनके लिए एक स्पष्ट रास्ता खुल गया। बिल्कुल, ये उनके इंतजार और शायद उनकी मेहनत को भी एक तरह से मान्यता देता है। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है उन परिवारों के लिए। अच्छा, एक और चीज जो काफी मुश्किल पैदा करती थी वो थी आय की शर्त। हाँ, MINA, मिनिमम नेसेसरी इनकम। हाँ, वो पहले लगातार 3 साल की अच्छी खासी कमाई दिखानी पड़ती थी। बदलाव है। जानकारी ये है कि 2025 से स्पॉन्सर करने वालों को अब 3 साल की बजाय सिर्फ पिछले 2 सालों की आय दिखानी होगी। सिर्फ 2 साल? 3 से घटा कर 2? ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असर तो काफी बड़ा होगा। हाँ, असर बहुत बड़ा है। सोचिए जरा, कनाडा में जो नए लोग आते हैं, हाँ, उनके लिए पहले 3 साल अक्सर अपना करियर बनाने, स्थिर होने और एक ठीक-ठाक आय कमाने में ही निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो 3 साल तक लगातार एक ऊंची आय की शर्त पूरी करना वाकई एक चुनौती थी। अब इसे 2 साल करने से बहुत से ऐसे लोग जो शायद थोड़े से अंतर से रह जाते थे, हाँ, कुछ $1000 से, वो भी अब योग्य हो जाएंगे। ये खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत मददगार होगा, जो मेहनत तो कर रहे हैं। हाँ, पर आय को 3 साल तक लगातार उस स्तर पर रखना मुश्किल हो रहा था। तो ये स्पॉन्सरशिप को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हजारों परिवारों को मिलाने का रास्ता आसान कर रहा है और ये सरकार की पारिवारिक पुनर्मिलन को बढ़ावा देने की नीति को भी दिखाता है। वाकई ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम लग रहा है। इससे काफी लोगों को फायदा पहुंचेगा। अच्छा, प्रक्रिया की बात करें तो आजकल तो सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। हाँ, क्या पीजीपी आवेदन में भी ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। एक और बड़ा सुधार यही है कि अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। मतलब कोई कागजी कार्रवाई नहीं? हाँ, मतलब अब वो कागज वाले फॉर्म भरना, फिर सारे दस्तावेज लगाना, डाक से भेजना, लंबी लाइनों में लगना, वो सब खत्म। तो सब कुछ घर बैठे ही कंप्यूटर से हो जाएगा? लगभग वैसा ही। जानकारी के मुताबिक अब स्पॉन्सर IRCC की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरें और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे इनकम प्रूफ, पहचान पत्र वगैरह, हाँ, वो सब सीधे अपलोड कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया आसान तो होती ही है, गलतियां भी कम होती हैं। और ऑनलाइन होने का एक बड़ा फायदा तो रफ्तार भी होगा शायद। पहले तो सुना है सालों लग जाते थे इसमें।
हाँ, निश्चित रूप से डिजिटलीकरण और ये जो प्रक्रिया में सुधार हुए हैं, इनका सबसे बड़ा असर प्रोसेसिंग टाइम पर दिखने की उम्मीद है। कितना? देखिए, पहले जहां औसतन 2 से 3 साल लगते थे, हाँ, कभी कभी उससे भी ज्यादा सुना है। बिल्कुल, अब नए सिस्टम के तहत उम्मीद ये है कि आवेदन पर फैसला सिर्फ 12 से 18 महीने में आ जाएगा। क्या बात है, 12 से 18 महीने? मतलब पहले के 2-3 साल के मुकाबले ये तो आधा या उससे भी कम। हाँ, इसे कनाडा के इमिग्रेशन इतिहास में पारिवारिक स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे तेज प्रोसेसिंग टाइम में से एक बताया जा रहा है। ये तो गेम चेंजर है वाकई। बिल्कुल, सोचिए उन परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, वो अनिश्चितता कम होगी। हाँ, वो लंबा इंतजार, वो मानसिक तनाव, वो सब कम होगा। और इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ और भी किया गया है? जैसे स्वास्थ्य जांच वगैरह में भी कुछ तेजी लाने की बात थी। सही सुना है आपने। जानकारी ये भी है कि IRCC ने एक नया तेज स्वास्थ्य सत्यापन सिस्टम भी लागू किया है। एक्सपेडाइटेड हेल्थ वेरिफिकेशन सिस्टम। हाँ, अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो माता पिता या दादा दादी स्पॉन्सर हो रहे हैं, उनकी मेडिकल जांच और उनकी पृष्ठभूमि की जांच, जैसे पुलिस क्लियरेंस वगैरह, वो प्रक्रिया भी अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से होगी। अच्छा, तो ये सारी चीजें मिलकर टाइम कम करेंगी? हाँ, ये सब मिलकर ही वो 12-18 महीने वाला लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगी। ये छोटे छोटे सुधार हैं, पर मिलकर पूरी प्रक्रिया को काफी प्रभावी बना रहे हैं। तो मतलब लॉटरी खत्म, पुराने आवेदकों को प्राथमिकता, आय की शर्त नरम, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऊपर से तेज प्रोसेसिंग और स्वास्थ्य जांच भी। हाँ, ये तो काफी सारे सकारात्मक बदलाव लग रहे हैं। बिल्कुल। क्या इनके अलावा भी कोई ऐसी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए? कोई टिप या सुझाव जो जानकारी में मिला हो? हाँ, एक दिलचस्प सुझाव दिया गया है विशेषज्ञों के हवाले से। अच्छा। ये कोई आधिकारिक जरूरत नहीं है, लेकिन शायद आवेदन को थोड़ा और वजनदार बनाने में मदद कर सकता है। बताइए। सुझाव ये है कि जब ऑनलाइन आवेदन जमा करें तो उसके साथ एक आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट भी लगा दें। आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट, इसमें क्या लिखें? ये एक तरह का पर्सनल लेटर होता है। इसमें स्पॉन्सर जो है वो भावनात्मक रूप से लेकिन स्पष्टता से बता सकता है कि वो अपने माता पिता या दादा दादी को कनाडा क्यों बुलाना चाहते हैं। मतलब परिवार के लिए उनका साथ कितना जरूरी है, उनके आने से बच्चों पर या खुद पर क्या अच्छा असर पड़ेगा, आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे, कनाडा में उनके रहने की क्या योजना है, इस तरह की बातें। हाँ बिल्कुल, ये पत्र एक तरह से आपके आवेदन को एक मानवीय चेहरा देता है और जानकारी ये बताती है कि IRCC के अधिकारी अक्सर इस मानवीय पहलू पर ध्यान देते हैं। अच्छा। हाँ, वो इसे सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि इससे वीजा मिल ही जाएगा। हाँ, वो तो है। लेकिन ये आपके आवेदन को शायद बाकियों से थोड़ा अलग दिखाने और आपकी जो मंशा है उसे साफ करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। बात तो सही है। ये दिखाता है कि भाई ये सिर्फ कागज और नियम नहीं है, इसके पीछे असली लोग हैं, रिश्ते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत उपयोगी सुझाव है। कई बार हम इन फॉर्मल प्रक्रियाओं में इतने उलझ जाते हैं कि ये मानवीय पहलू भूल जाते हैं। हाँ। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ऐसा लगता है कि 2025 के लिए कनाडा का PGP प्रोग्राम ज्यादा सुलभ हो रहा है। हाँ, ज्यादा तेज हो रहा है और कम भाग्य आधारित हो रहा है। बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले भी कोशिश की है, उनके लिए तो ये एक नई उम्मीद है। आय की शर्तों में नरमी, पूरी प्रक्रिया का डिजिटल और तेज होना, ये निसंदेह बड़े सकारात्मक कदम है। हाँ, ये बदलाव निश्चित रूप से प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ज्यादा लोगों के लिए दरवाजे भी खोलते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? कि इन सभी सुधारों के बाद, खासकर आय की शर्तों में नरमी और पुराने आवेदकों को प्राथमिकता मिलने से, क्या आवेदनों की संख्या में एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? हाँ, ये तो हो सकता है। अगर ज्यादा लोग योग्य होंगे, प्रक्रिया आसान लगेगी, तो लोग अप्लाई तो करेंगी। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या IRCC का सिस्टम इस बढ़ी हुई मांग को संभाल पाएगा? ये एक वाजिब सवाल है। क्या वो वाकई 12-18 महीने के प्रोसेसिंग टाइम के लक्ष्य को बनाए रख पाएंगे जब शायद आवेदनों का अंबार लग जाए? क्या उनके पास पर्याप्त स्टाफ और संसाधन होंगे इसे संभालने के लिए? हाँ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये बदलाव जमीन पर कैसे काम करते हैं। अच्छी नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना वो दूसरी बात है। सही कहा। ये सिर्फ प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है, ये कनाडा की जो पारिवारिक पुनर्मिलन की नीति है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ,
और इनका कनाडा के समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, आव्रजन के पूरे परिदृश्य पर दूरगामी असर पड़ सकता है। तो इस पर नजर बनाए रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। ये देखना जरूरी होगा कि ये सब कैसे काम करता है और क्या ये वाकई उन उम्मीदों पर खरे उतरता है जो इन बदलावों से जगी हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी बात करते रहना होगा।